तो अब सबसे पहले बात कोटा में हो रहे छात्रों के आत्महत्या की। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी की है। कोटा में छात्रों की अक्सर खबर आ रही है जिसमें कि छात्र सुसाइड कर रहे हैं। एक राज्य के तौर पर छात्र केवल कोटा में आपने अब तक इस राज्य के तौर पर क्या किया है, ये सुप्रीम कोर्ट का पूछना है। कोटा में छात्रों की सुसाइड पे सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त है। सरकार से पूछा है कि आप एक सरकार के तौर पे क्या कर रहे हैं, छात्र केवल कोटा में ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछे हैं कि आपने अब तक इस बारे में क्या किया है। ये राजस्थान सरकार से पूछा गया है सवाल। इसके अलावा राज्य के तौर पर इस पर कोई विचार क्या किया गया है, ये भी सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। कोटा में अब तक कितने छात्रों की मौत हुई है, ये भी सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से सख्त सवाल पूछते हुए कहा है कि इस मामले में एसआईटी ने अब तक क्या किया है, ये भी बड़ा सवाल है। तो कोटा में छात्रों की सुसाइड पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है राजस्थान सरकार को और पूछा है कि कोई एफआईआर भी इसमें क्यों नहीं अब तक दर्ज की गई है। आप हमारे फैसले की अवमानना कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी आशीष भार्गव और इसके साथ साथ जुड़े हैं सुशांत पारिक। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से गंभीरता से आज ये मामला उठाया और राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है, इससे ये साफ जाहिर है आशीष कि सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर बहुत सख्त है और पहले भी इस पर कह चुका है, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से इस पर गंभीरता से कोई कदम नहीं उठाया गया अब तक। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दो मामलों को में संज्ञान लिया था। एक कोटा में जो छात्रा ने खुदकुशी की थी और दूसरा आईआईटी खड़गपुर में। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों से पूछा था कि क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पिछली सुनवाई में आईआईटी खड़गपुर के अफसरों को फटकार लगाई थी कि एफआईआर दर्ज करने में 4 दिन की देरी क्यों हुई। आज मुद्दा जो है वो राजस्थान का था और राजस्थान की तरफ से बताया गया कि एफआईआर अभी दर्ज की जानी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो गया। उसने कहा कि कोटा में ही ऐसे क्यों छात्र खुदकुशी करते हैं, एक राज्य के तौर पर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, क्यों छात्र इतनी संख्या में वहाँ खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी क्या कर रही है, ये भी बताइए। हालांकि राजस्थान सरकार की तरफ से जो डबल एजी शिवमंगल शर्मा है वो अपीयर हुए थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उच्चतम स्तर को इस मामले पर ले जाएंगे और इंक्वेस्ट रिपोर्ट तो इसमें दर्ज की गई थी और जल्द ही एफआईआर भी इस मुद्दे पर दर्ज की जाएगी। तो अफसर को, पुलिस अफसर को समन किया है 14 जुलाई के लिए। यहाँ आकर वो बताएंगे कि आखिरकार इस मामले में क्या हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था, 6 मई को और 13 मई को 2 आदेश जारी किए थे कि ऐसे मामलों में खुदकुशी जब छात्रों ने की है तो उसमें एफआईआर दर्ज हो, कार्रवाई आगे हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पाया था कि अभी तक मई के महीने तक 14 छात्र कोटा में खुदकुशी कर चुके हैं, जबकि पिछले साल 2024 में इनकी संख्या 17 थी। तो सुप्रीम कोर्ट गहरा नाराज था इस बात से। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी किया है ताकि ऐसे मामलों में छात्र खुदकुशी ना करें, एक पूरा तंत्र बनाया जाए, एक मैकेनिज्म हो किस तरीके से ये सब चीज़ें रोकी जा सकती हैं। एक बड़े लेवल पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कवायद शुरू की है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट काफ़ी गंभीर है इस मुद्दे पर। जी, बड़े लेवल पे कवायद शुरू हुई है, लेकिन सुशांत पारिक, हालात क्या हैं वहाँ पर? पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आत्महत्या हुई, इस बार भी आत्महत्या हो रही है। कोटा में आखिर ऐसा क्या है कि जैसा सवाल पूछा गया कि दूसरी जगहों पर क्यों और कोटा में ही क्यों? तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर कैसा दबाव रहता है और अब तक क्या कार्रवाई वहाँ हुई है कि ये जो साल दर साल आत्महत्याएं हो रही हैं इन पर कहीं कोई रोक लगे? देखिए नगमा, कोटा को एजुकेशन सिटी कहा जाता था, लेकिन अब वो एक तरीके से फैक्ट्री बन चुका है और बड़ी संख्या में हर साल वहाँ स्टूडेंट आते रहे। हालांकि इस साल संख्या में कुछ कमी आई है, जिस तरह का आंकड़ा आत्महत्याओं का वहाँ से आ रहा है। लेकिन जो 3 मई का जो छात्रा का सुसाइड का मामला था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, वो भूमिजा, उसके बारे में कहा गया है कि वो कोचिंग संस्थान छोड़ चुकी थी। दलील ये दी गई है और इस वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। लेकिन ये अपने आप में पहला मामला नहीं है। राजस्थान में कोटा एक तरीके से सुसाइड का गढ़ बन गया है।
और इससे पहले राजस्थान की हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी राजस्थान सरकार को कि आप केंद्र की गाइडलाइन की पालना क्यों नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए थे जिनकी पालना की जाती, खासतौर पे एंटी हैंगिंग डिवाइस अगर होते तो बहुत सारे सुसाइड रोके जा सकते थे। जिस तरीके से मनोचिकित्सक होने चाहिए वो वहाँ कोचिंग संस्थानों में नहीं है। और उससे भी बड़ी बात नगमा ये कि राजस्थान सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई थी, कैबिनेट में एक बिल भी पास किया था कि कैसे कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके, लेकिन वो बिल बहुत आधा अधूरा तैयार किया था, उसमें उस तरह के प्रावधान नहीं थे, लिहाजा राजस्थान विधानसभा में उस बिल को पास नहीं किया जा सका। और वो फिर से एक तरीके से जो मंसूबा था सरकार जिस तरीके से चाह रही थी वो अधूरा रह गया पर है। एक बात तो और कि क्या सेफगार्ड्स कुछ लिए गए उसके बाद से इन कोचिंग संस्थानों पर कड़ाई करने के लिए क्या कुछ किया गया है गवर्नमेंट के लेवल पे? देखिए, गवर्नमेंट के लेवल पर पुलिस को थोड़ा ताकीद किया गया है, जिला प्रशासन थोड़ा एक्टिव हुआ, कलेक्टर जाकर क्लासेस लेते हैं, बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे जिस तरह से हॉस्टल में या फिर छात्रों को समझाइश के लिहाज से व्यवस्थाएं होनी चाहिए वैसी नहीं है। क्योंकि आमतौर पर सुसाइड के अधिकतर मामलों में जो सुसाइड नोट मिले हैं वो उन छात्रों की मनोस्थिति को साफ बयां करते हैं। तो ये भी कहा गया था कि काउंसलिंग हो, ये तमाम चीजों की बार बार बात होती है, लेकिन जाहिर है कि वो अभी भी नहीं हो रहा। तो नेशनल टास्क फोर्स इस पर क्या करेगी आशीष, और कौन लोग होंगे ऐसे इसमें? जी देखिए, ये हर स्टेट के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। राज्य सरकार के नुमाइंदे उसमें होंगे, तमाम शिक्षा से जुड़े नुमाइंदे उसमें होंगे, उनके लिए फंड जारी करने के लिए भी कहा गया है। एक बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो चिंतित है ऐसे मामलों को लेकर कि जिस तरीके से छात्रों पर दबाव है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पार्दीवाला की बेंच लगातार 2 बार आदेश जारी कर चुकी है। ये भी कहा गया है कि ये एक ऐसा मामला नहीं है जिसको सिर्फ खुदकुशी कह के निपटा दिया जाए, बल्कि बाकायदा प्रशासन जो है संस्थान का वो इस पर जो है वो एफआईआर दर्ज कराए और आगे कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि आखिरकार उन पर किस तरह का दबाव है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ बात कोचिंग सेंटर्स की नहीं है। दूसरा जो मामला है, ये पहले एक मामला कोटा कोचिंग सेंटर का, लेकिन दूसरा मामला आईआईटी खड़गपुर का है। हाँ। तो यानी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि चाहे वो कोचिंग सेंटर हो या फिर बड़े संस्थान हो, दबाव सब जगह है, इसलिए एक पूरी मैकेनिज्म तैयार हो, जो मैकेनिज्म के बाद इस तरीके के सुझाव सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएं, जो जिस पर नेशनल टास्क फोर्स सुझाव दे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर आदेश जारी करे। जी धन्यवाद आपका सुशांत पारेख और आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जैसा कह रहे हैं कि मामला सिर्फ कोटा का नहीं है, हालांकि कोटा बार बार खबरों में आ रहा है, लेकिन मामला आईआईटी खड़गपुर का भी है। तो एक मैकेनिज्म ऐसा बनना चाहिए जो इन चीज़ों को रोक सके, संभाल सके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना की खबरें आने लग गई हैं। मामले इसके भारत में भी आ रहे हैं और इस साल अब तक देश में कोरोना के 257 मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में मिले हैं। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में ये मामले आए हैं। हालांकि राहत की बात ये भी है कि भारत में मरीजों में ये लक्षण हल्के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2023 में ही कोरोना महामारी के खत्म होने की घोषणा कर दी थी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने अपनी मुस्तैदी बढ़ाई है। सबसे ज़्यादा एक्टिव मामले जो हैं वो केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका और गुजरात। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 33 नए मामले मिले हैं, इसमें से 22 मुंबई से और 7 पुणे से सामने आए हैं। इसके अलावा ठाणे से 3 और लातूर से 1 मामला सामने आया है। अब तक जनवरी से अब तक कुल मामलों की संख्या 165 है, जिनमें से 61 लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। पूजा, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, लगातार आप बातचीत कर रही हैं डॉक्टर्स से और आप नज़र बनाए हुई हैं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है इस वक्त। हमने ये बार बार बताया है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लक्षण हैं वो शायद बहुत गंभीर नहीं हैं और आम फ्लू की तरह हैं। पर क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स इस वक्त, क्या रोकथाम के लिए कहा जा रहा है, प्रिकॉशंस किस तरह के लिए जा रहे हैं?
जी नकबा, जैसा कि आपने कहा कि लक्षण इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो तमाम जो एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स भी हैं वो वैसा ही बता रहे हैं कि उनके पास पेशेंट जो फ्लू के आ रहे हैं लगभग वैसे ही सिम्टम्स हैं, लेकिन जिनमें सांस की दिक्कत ज़्यादा हो रही है उनकी टेस्टिंग हो रही है और अगर वो पॉजिटिव निकल रहे हैं तो वहाँ पर गंभीर उनकी स्थिति तभी होती हुई दिखती है जहाँ उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो, जब उन्हें दूसरी बीमारी हो, जैसे कि कैंसर के कोई पेशेंट हो या किन्हीं की सर्जरी हुई है या बुजुर्ग पेशेंट इसके ज़्यादा देखे जा रहे हैं या फिर नवजात शिशुओं में भी हम देख रहे हैं कि कोविड के मामले बढ़े हैं। तो फिलहाल अगर आप महाराष्ट्र के कुल मामलों को देखें तो करीब जो 90% मामले हैं, एक्टिव केसेस हैं, वो मुंबई शहर से ही हैं। अक्सर हम देखते थे कि ये जो लोड है वो पुणे पर भी अच्छा खासा होता था, इस बार पुणे में उतने मामले नहीं हैं। हालांकि महाराष्ट्र में जहां जहां से रिपोर्ट हो रहे हैं वो मुंबई, पुणे, लातूर, ठाणे जैसे ही इलाके हैं, लेकिन 90% मामले मुंबई से हैं। तो मुंबई ने आपने देखा कि किस तरह से एक मॉडल सेट किया था पहली लहर के दौरान, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हों, आइसोलेशन सेंटर्स हों। तो मुंबई में अभी भी तमाम अस्पतालों में वो आइसोलेशन वार्ड हैं, तो अपने आप में तमाम अस्पताल तैयारी उस लिहाज से बिल्कुल कर चुके हैं। लेकिन मरीजों की अगर आप संख्या पूछें तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स के मरीज हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं, जो कोमॉर्बिड लोग हैं और जो पहले से बीमार लोग हैं, उन पर ज़रूर प्रभाव दिख रहा है। जैसे कि आपने देखा 2 मौतें जो हुई हैं वो एक कैंसर पेशेंट की हुई हैं और एक जिसमें किडनी को लेकर समस्या थी, 14 साल की बच्ची। तो इस तरह के पेशेंट यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हैं। हालांकि सचेत रहने के लिए ज़रूर अपील भी की जा रही है। बैठक भी महाराष्ट्र सरकार की हो चुकी है तैयारियों को लेकर कि किस तरह से जो बेड्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, तो उसकी कोई कमी नहीं है। आइसोलेशन वार्ड हर लगभग अस्पताल में तैयार है। नगमा, तो पूरी तैयारी कर रही है यहाँ पर सरकार और लक्षण भी बहुत गंभीर नहीं है, तो एहतियात बरतें लेकिन घबराएं नहीं। हमारे साथ आप बनी रहिए। पूजा, एक और रिपोर्ट है मुंबई से, इस पर भी जानकारी चाहेंगे। मुंबई हाउसिंग अथॉरिटी ने मुंबई की 96 इमारतों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इन इमारतों को बहुत खतरनाक बताया गया है और कहा गया है कि इन इमारतों में रहने वाले जल्दी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि बारिश के दौरान इनके ढहने का खतरा बहुत बढ़ गया है। अथॉरिटी ने बताया है कि सभी इमारतें दक्षिण और सेंट्रल मुंबई में हैं। इन 96 बिल्डिंग्स में करीब 3000 लोग रहते हैं। अथॉरिटी ने सभी लोगों को ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट करने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी के साथ बीएमसी ने भी मॉनसून से पहले सर्वे करके लोगों को चेतावनी दी है। बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली शहर की 134 इमारतों पर खतरा है और मॉनसून के दौरान ये गिर सकती हैं। इन्हें भी नोटिस दिया गया है। ये अक्सर होता है पूजा, देखा गया है कि बहुत पुरानी इमारतें रही हैं और मॉनसून ज़बरदस्त होता है महाराष्ट्र में, ऐसे में बहुत ख़तरा बना रहता है। तो इनको लेकर जो तैयारियां हैं वो क्या हैं और किन इलाकों में ज़्यादा हैं ये इमारतें जो इतनी ख़तरनाक घोषित की गई हैं? जी नगमा, जो महाडा की तरफ से नोटिस आया, आप देख सकती हैं यहाँ पर ये करीब 90 साल पुरानी एक इमारत है, वहाँ पर हम मौजूद हैं माटुंगा ईस्ट में। आप देखें यहाँ पे मोस्ट अर्जेंट यानी कि किस तरह से कोशिश की जा रही है कि इन लोग को जल्दी से जल्दी यहाँ से खाली कराया जाए। पर मुंबई की एक या आप कह लें कि मजबूरी ये है कि इतना महंगा ये शहर है कि इस तरह से या तो ट्रांजिट कैंप में जाए, उसके लिए लोग तैयार नहीं होते, किराए पर कहीं रहना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कई परिवार हैं जो यहाँ रह रहे हैं। मैं संक्षेप में ही कुछ लोगों से यहाँ पे समझूंगी। मैम, आप कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं? 30 साल ऊपर हो गए। 30 साल हो गए। अभी ये नोटिस आया है, कह रहे कि तुरंत से घर खाली करिए, आप अभी तक निकली नहीं है। कहाँ क्या करने वाली हैं, क्या तय किया है? नहीं, हम जो जहाँ वो लोग भेजेंगे वहाँ नहीं जाएगा। हमको भाड़ा देगा तो ही चलेगा। हम हमारे खुद के रीते लेगा, हम मेरा पसंद का। तो ट्रांजिट कैंप में नहीं जाएगा? नहीं, ट्रांजिट कैंप में तो कभी भी नहीं जाएगा। क्यों, क्या आपने देखा है कंडीशन वहाँ? हाँ, वहाँ का कंडीशन अच्छा नहीं है, वो मालूम है हमको। पर ये बिल्डिंग एकदम डेंजरस बताई जा रही है, कभी भी गिर सकती है। वो तो अभी देखा जाएगा, हम लोग खाली करेंगे तभी। डेंजरस है वो तो कितना साल से ऐसा ही है, यही कंडीशन है। हाँ। उसमें कुछ ये ज्यादा भी नहीं हुआ है, कम भी नहीं हुआ है। ये कंडीशन कितना साल से चल रहा है। तो यहाँ के जो मालिक हैं उस लोगों उनसे बात हुई है आप लोगों की? क्या कह रहे हैं? रीडेवलप होगा? नहीं, वो कुछ जवाब ही नहीं देता है। वो जब पूछता है तो कुछ बोलता नहीं है, बाद में मालूम नहीं है उसका मन में क्या है करके। और कितने परिवार यहाँ पर अभी रह रहे हैं? हाँ। ये सब लोग का ऑफिस है मगर खुद का ही है, किसी का भाड़ा पे नहीं है। ये रहता है 3-4 जन,
बाकी ऑफिस है वो खुद का ही ऑफिस है। तो नगमा, आप देख रही हैं कुछ परिवार यहाँ पर रह रहे हैं इस जर्जर हालत में भी, क्योंकि ट्रांजिट कैब जा नहीं सकते और हाँ, ये कैंप पे जाने को तैयार नहीं है और किराया बाहर बहुत महंगा है। तो क्या करें? तो आप देखें कि मानसून के दौरान ऐसे हर साल सर्वे तो होता है, लेकिन यही विडंबना है कि लोग घर खाली नहीं करते और आप देखती हैं कि इसका नतीजा ये होता है कि कितनी मौतें होती हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन लोगों के साथ ये मजबूरी है कि अगर वो घर खाली करके जाएं तो उनको रहने की बेहतर जगह मिलनी चाहिए, जो उनकी शिकायत है कि नहीं है। पूजा, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सली ऑपरेशन के बाद एनडीटीवी ने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय से खास बातचीत की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि नक्सलियों से तभी बातचीत होगी जब वो बंदूक छोड़ेंगे। पिछले कुछ दिन अगर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं, जहां भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों के घर पे घुसकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया, वहीं लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर जूझ रहे नक्सलियों के मोर्चे पर भी भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। हम इस वक्त अबूझमाड़ में हैं और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब हैं। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। ये जो ऑपरेशन हुआ, बसवराजू जो कि सीपीआई माओइस्ट का महासचिव था, उसको ढेर किया गया, उसके साथ साथ काफ़ी सारे, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, हम लोगों को सरकार में आए करीब 1.5 साल हो गए हैं और सरकार में आते के साथ और डबल इंजन की भी सरकार है, तो आज जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बाधक है नक्सलवाद, इसको समाप्त करने की मंशा हुई और लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं। ऑपरेशंस में सफलता भी मिल रही है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी वो कई बार छत्तीसगढ़ आकर हम लोगों का, जवानों का हौसला भी अफजाई किए हैं और इसलिए हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। और अभी जो सफलता मिली है, हमको लगता है कि अभी तक का सबसे बड़ी सफलता है, जिसमें माओवाद का जो महासचिव था, पोलित ब्यूरो का सदस्य था बसवराजू गगन्ना, उसको हमारे जवानों ने न्यूट्रलाइज किया है। इससे नक्सलवाद को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद की कमर टूट गई है और अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है और मतलब पूरा होने की दिशा में ये और एक मतलब ये ठोस कदम है। साय साहब, गृह मंत्री अमित शाह ने तो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन दी है। आपका क्या असेसमेंट है? क्या उससे पहले भी नक्सलवाद का सफाया हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे जवान उत्साह के साथ लड़ रहे हैं, हमको तो लगता है उससे पहले भी संकल्प पूरा हो सकता है। ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन हुआ साय साहब, और जो आपने कहा कि बसवराजू जो कि उनका महासचिव था, पोलित ब्यूरो का मेंबर था, इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? क्योंकि ये कहा जा रहा है, असेसमेंट ये आ रहा है कि इससे जो लीडरशिप है वो एक तरह से पूरी खत्म हो गई, कमर टूट गई है। जी बिल्कुल, सेनापति के नहीं रहने से सेना का क्या हाल होता है सबको मालूम है। और आज वो हेड था माओवाद का, आज उसके नहीं रहने से बिल्कुल नक्सलवाद की तो कमर ही टूट गई है और हमको लगता है कि ये लोग दिशाहीन हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ जो पूछने में आ रही है सर, कि जब से यहाँ पर सरकार बदली तो ये नक्सलवाद तो पहले भी था, आज से तो है नहीं, कई दशकों से चला आ रहा है। जैसे कि खुद गृह मंत्री जी ने उस दिन कहा कि 3 दशक में सबसे बड़ी सफलता ये है कि बसवराजू को ढेर किया गया, जो कि महासचिव था। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल विल पावर की कमी थी, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी उसकी कमी थी, इस कारण से नक्सलवाद को फलने फूलने का मौका यहाँ मिला? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इच्छा शक्ति की कमी थी, लेकिन हम लोग जब सरकार में आए हैं तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम लोग आए हैं। आज वही जवान हैं, सब कुछ वही है, लेकिन आज चूँकि मैंने कहा कि हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भी बार बार आकर यहाँ हौसला अफजाई करते हैं। हमारे यहाँ के गृह मंत्री जी हैं, मैं स्वयं हूँ, बराबर जवानों के संपर्क में रहते हैं, उनके कैंप जाते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं
तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और वही जवान आज उत्साह के साथ और मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। बीच में कुछ ऐसी खबरें आई थी कि जो बचा खुचा संगठन है माओवादियों का, वो वार्ता करना चाहता है, ऐसे कुछ कथित तौर पर पेशकश की गई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो हम लोग प्रारंभ से ही इनको बोले थे कि आप हिंसा छोड़ो, गोलीबारी की भाषा छोड़ो, विकास की मुख्यधारा से मतलब जुड़ो, कहे कि हिंसा और गोलीबारी से किसी का भला होने वाला नहीं है। और उसका परिणाम भी निकला। हम लोग अच्छा पुनर्वास नीति लेकर आए हैं, उनके साथ न्याय कर रहे हैं। तो उसका परिणाम ये है कि भारी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हुए हैं और अभी भी लगातार कर रहे हैं। जो आपने आत्मसमर्पण की बात की और नई पॉलिसी की बात की पुनर्वास के लिए, इसकी कुछ हाइलाइट्स दर्शकों को बताइए कि क्या है जिसके चलते बड़ी संख्या में अब ये हथियार डाल रहे हैं। देखिए, एक तो जो आत्मसमर्पण जिनका हो रहा है उनको हम लोग एक जगह रख रहे हैं, उनको स्किलिंग भी करा रहे हैं और स्किलिंग करा के उनको रोज़गार से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं और उनके बच्चों को नौकरी भी देने का काम कर रहे हैं। और उनको अगर इनामी नक्सली हैं तो उनको शहर में 4 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टर ज़मीन देने का भी हमारे पुनर्वास नीति में है। और जब उनका स्किलिंग होगा तो उसको प्रति महीना उनको 10,000 रुपया स्टाइपेंड के रूप में देने का भी प्रावधान पुनर्वास नीति में है। आपने जो बात की, तो एक बात जो कही जाती है कि विकास नहीं था इसलिए नक्सलवाद आया। अब जब आज हम जहाँ बैठे हैं, पीछे मैं बोलूँगा अपने कैमरा पर्सन को कि ये ब्रिज दिखाए कि ये पुल बन रहा है जो कि जोड़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो विकास है, आपको लगता है कि नक्सलवाद हटेगा और विकास जब पहुँचेगा तो अपने आप प्रगति मिलेगी इसमें? जी बिल्कुल, हम लोग विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं। नक्सलवाद समाप्त करने के साथ साथ इस क्षेत्र में जो वर्षों से विकास रुका रहा, तो एक नियत नीलानार योजना चला रहे हैं, आपका सुंदर गांव योजना। और इस योजना के माध्यम से सुरक्षा कैंप खुलते जा रहे हैं, तो वहाँ से नक्सली भाग रहे हैं। तो उन क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को हम लोग पहुँचा रहे हैं। वहाँ सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुँच रही है, घरों में पानी पहुँचा रहे हैं, वहाँ स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, उनका राशन कार्ड बन रहा है, राशन भी पहुँच रहा है। तो नियत नीलानार के माध्यम से हम लोग ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कैंप खुल रहे हैं वहाँ लगातार विकास के काम कर रहे हैं। उसी में एक ये पुल का भी निर्माण अभी हो रहा है। ये भी बहुत आवश्यक था, कहे कि आवागमन के लिए नदी नालों से एरिया घिरा हुआ है, तो पुल बड़ा ज़रूरी है। अभी ये हमने कुछ देर पहले देखा कि आपने गांव वालों से, स्पेशली जो महिलाएं हैं, उनसे बातचीत की, आपने उनसे सवाल पूछे, आपने पूछा कि जो सरकार की ओर से हर महीने एक नियत राशि वो मिल रही है उनको या नहीं मिल रही है, मिल रही तो किस तरह से वो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है कि आप ज़मीन पे जाके जांचते हैं कि सरकारी योजनाएं ज़मीन तक पहुँची या नहीं? अभी सुशासन त्यौहार चला रहे हैं पूरे प्रदेश में। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 31 मई तक चलने वाला है और ये तीसरा चरण चल रहा है। तो तीसरा चरण में हम स्वयं, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद विधायकगण लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि सरकार के तरफ से हम लोग जो योजनाएं संचालित कर रहे हैं वो मतलब कहाँ तक उन तक पहुँच रही है, उनके यहाँ राशन मिल रहा है कि नहीं, बिजली आती है कि नहीं, पानी पहुँच रहा है कि नहीं, स्कूल में गुरुजी आते हैं कि नहीं। ये सारा चीज़ हम लोग उनसे फीडबैक लेने का काम इस सुशासन त्यौहार के माध्यम से कर रहे हैं। और मुझे बड़ा संतोष है कि हम करीब 22-23 जिला में जा चुके हैं और लोगों से इसी तरह मिलते हैं, उनके बीच में बैठ के उनसे पूछते हैं। तो आज बहुत संतुष्ट हैं लोग। हम लोग जो महतारी लोगों के सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को 1,000 रुपया प्रति महीना भेजते हैं, तो भी मिल रहा है। फिर पूछते हैं कि भाई इसका आप लोग कैसे उपयोग करते हैं, तो बड़े अच्छे से बताती हैं। कोई अपनी बच्ची का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाए हैं, उसमें जमा करते हैं। आज यहाँ पर एक बहन बताई कि वो सिलाई मशीन खरीदी है और सिलाई करती है कपड़ा का और 4-5 हज़ार रुपया उसको प्रति महीना लाभ हो जाता है।
तो इस तरह से महतारी बंधन योजना का लाभ हो रहा है, तो ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगता है। हम अगर बात करें वही विकास की, तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। बस्तर जो कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और जहां लंबे समय तक ये समस्या रही है, ये क्या रोल प्ले कर सकता है और बस्तर के लिए आपका क्या रोड मैप है? देखिए, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का। तो हम लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है और बस्तर और सरगुजा ये जो दो संभाग हैं, ये जनजातीय बहुल संभाग हैं, ये विशेष हम लोग के सरकार के फोकस में है। और ये बस्तर तो स्वर्ग है, नक्सलवाद यहाँ से समाप्त होने ही वाला है, उसके बाद ये स्वर्ग हो जाएगा। काहे कि यहाँ पर बुजमाड़ जैसा लंबा चौड़ा जंगल है, जलप्रपात हैं, कुटुमसर का गुफा है, यहाँ चित्रकूट जैसा जलप्रपात है और धुड़मारास गांव यहाँ का जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है उसने सबसे अच्छा गांव के रूप में धुड़मारास को चुना है। यहाँ पर होम स्टे बहुत पॉपुलर है, विदेश के लोग आके यहाँ महीनों रहते हैं। तो हम लोगों ने ये जो बस्तर क्षेत्र जहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिया है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाए हैं, तो एक तो इस क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर जो मिट्टी है वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और यहाँ के जनजाति लोग कृषि का कार्य भी करते हैं, तो कृषि कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और उनका कैसे वैल्यू एडिशन हो और कैसे यहाँ के लोग आर्थिक रूप से और मतलब मजबूत हों, इस पर भी सरकार की चिंता है। पशुपालन पर भी हम लोग जोर दे रहे हैं। अभी मतलब दुधारू पशु देंगे और इसके लिए एनडीडीबी से सरकार का समझौता हुआ है। तो ये सब जनजातीय लोगों का एक मतलब रुचि का विषय है, तो उसी में हम लोग इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये थी खास बातचीत छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के साथ। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। होटल और रेस्टोरेंट द्वारा लिए जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। होटल और रेस्तरां संगठन ने मार्च महीने में दिल्ली हाई कोर्ट के आए आदेश के खिलाफ सुनवाई की मांग की। उनका कहना है कि सर्विस चार्ज ना लेने से उन्हें नुकसान हो रहा है। इससे पहले सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 2022 में अपने एक आदेश में कहा था कि होटल या रेस्तरां खाने के बिल में डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। साथ ही कहा था कि किसी अन्य नाम से सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। सर्विस चार्ज स्वैच्छिक और वैकल्पिक होना चाहिए। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पे पहुंची और आम जनता, रेस्टोरेंट संचालक और वेटरों से इस पर उनकी राय जानने की कोशिश की। देखिए अश्विनी सिंह की ये रिपोर्ट। सर्विस चार्जेस मैंडेटरी हो या वॉलेंट्री, इसको लेकर आज बहस हाई कोर्ट में हो रही है। उससे पहले सीसीपीए ने कहा है कि ये इस पे कोई आदेश नहीं दिया जा सकता और ये बतौर जो कंज्यूमर है उस पर निर्भर करता है उसे देना है या नहीं देना है। हालांकि जो एसोसिएशन रेस्टोरेंट्स का वो हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट से मांग कर रहा है कि जब सहमति हो कस्टमर की और जो रेस्टोरेंट ऑनर है तो सर्विस चार्ज लिया जाना चाहिए। आप लोग ये जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, क्यों आपको, क्या आप सर्विस चार्जेस मैंडेटरी लेते हैं या आपके यहाँ क्या कस्टमर पर निर्भर करता है कि देना चाहे दे सकता है? अभी के लिए तो सर ऐसा है यहाँ पे कि अदर होटल्स में भी तो बिल में मेंशन रहता है, बट वो गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सम ऑफ द गेस्ट जो कि उसको डिनाई कर देते हैं तो हम उसको रिमूव कर देते हैं सर्विस चार्ज को फ्रॉम बिल, बट इट आई थिंक सो कि ये होना चाहिए, इसे कंपलसरी होना चाहिए सर बिल में। ये क्यों होना चाहिए, क्या आपका क्या लॉजिक है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि कस्टमर तो खाने का पैसा दे रहा है, सर्विस चार्जेस का अलग से क्यों दे? कस्टमर सर्विस चार्ज दे रहा, कस्टमर अपने बिल का पैसा दे रहा है, लेकिन उसके बाद में आप देखिए अगर जैसे कि हम अदर्स कॉफ़ी शॉप है या कहीं अदर्स जाते हैं तो वो सेल्फ सर्विस होती है, तो गेस्ट ने खाने का पैसा दिया है तो गेस्ट वहाँ पे अपने सेल्फ सर्विस करके ले लेता है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली एक इंसान आपको प्रॉपर सर्विस दे रहा है, आपके टेबल पे आके हर चीज़ के लिए पूछ रहा है, हर क्लियर कर रहा है, तो आई थिंक उसको उसके उसमें करना चाहिए सर। अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वी कांट टेक अ सर्विस चार्ज बिकॉज आपके कोर्ट से भी ऑर्डर आया है कि अगर गेस्ट अगर उनको अच्छी नहीं लगी देन वी कैन रिमूव, बट हमें नहीं लेना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।
तो आपको लगता है कि जो कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट होना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, अगर वो मना करता तो नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल सर, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होने चाहिए, बिकॉज मैं GST भी पे कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की हेल्प तो मैं कर ही रहा हूँ। एंड अगर उनको इतनी कॉस्ट अगर उनकी बैठ रही है तो वो अपनी कॉस्ट को जो फूड मेन्यू है उसमें ही अपनी रिकवर कर सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं जिसके हिसाब से ना सर्विस चार्जेस तभी दिया जाना चाहिए और मैंडेटरी नहीं बनाना चाहिए कस्टमर के ऊपर, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो अपने चार्जेस के ऊपर GST लेवीट करते हैं। तो सर्विस चार्जेस इज डिपेंड्स ऑन कस्टमर की वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है, तो कंपलसरी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी उसमें मेन्यूज़ में जो बिल अमाउंट होता है, जो भी उसका होता है वो ऑलरेडी विजिबल है, तो उसमें सर्विस चार्ज तो हिडन चार्जेस, काइंड ऑफ हिडन चार्जेस, और कंपलसरी आप कर रहे हो तो बेकार ही है। मेरे को लगता है कि अगर उनको अपने खर्चे निकालने हैं तो यही करना चाहिए कि बेटर तो यही होगा कि आइटम के प्राइस में ही वो सर्विस चार्ज इंक्लूड कर दें, मतलब जिससे हमें ऐसा भी लगे कि हम इतना पे कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। हाँ, मतलब सख्ताई तो होनी चाहिए, क्योंकि ये ना अपनी ही रखते हैं रेस्टोरेंट्स वाले, मानते नहीं हैं। ये कस्टमर लड़ाई भी कितनी कर लेगा, एक कस्टमर पे तो भारी पड़ जाएंगे, पर एक अगर नियम होगा, ऐसे पता होगा पहले से ही सबको, तो थोड़ा सही होगा, कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए ही होगा। सर्विस चार्जेस को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। दरअसल सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के आदेश होने के बावजूद और हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद कई रेस्टोरेंट और होटल बिल में अपने जो है कंज्यूमर बिल, जो सर्विस चार्जेस हैं, उसको जोड़ दिया जाता है। सरकार का आदेश है कि जो अनिवार्य सेवा शुल्क लिया जा रहा है वो अनिवार्य नहीं होना चाहिए, जबकि वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको देना है या नहीं देना है। पूरी तरीके से ये ग्राहकों पर निर्भर है कि वो जो चार्ज होटल या रेस्टोरेंट लिया जा रहा है उसको वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। दरअसल साल 2022 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने होटल और रेस्टोरेंट ऑनर्स के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक के बाद कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसमें कहा गया था कि किसी भी ग्राहक के साथ अगर वो सर्विस चार्ज नहीं देता तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सर्विस चार्ज ग्राहक के ऊपर अगर निर्भर करता है वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो सर्विस चार्जेस हैं वो किसी और तरीके से या किसी नाम के तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता सर्विस चार्जेस को, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये सर्विस चार्जेस हैं। इसके साथ ही साथ जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने 1915 एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। साथ ही कहा था कि जो कंज्यूमर हैं वो वेबसाइट पे जाकर शिकायत कर सकते हैं, अगर किसी भी होटल या रेस्टोरेंट द्वारा कंज्यूमर चार्ज लिया जा रहा है तो शिकायत भी कर सकते हैं। बावजूद इसके सरकार का आदेश और हाईकोर्ट के बावजूद कहने के बावजूद भी कई होटल और रेस्टोरेंट अभी भी अपने बिलों में कंज्यूमर जो सर्विस चार्ज उसे जोड़ देते हैं, जो कि नियम के खिलाफ है। और एक बार फिर से जो एसोसिएशन है रेस्टोरेंट्स के और होटल के, वो हाई कोर्ट गए हैं। मार्च महीने में जो आदेश आया था उसके खिलाफ गए। उनका मांग है कि सरकार का जो हाई कोर्ट का जो आदेश है कहीं ना कहीं उससे उनकी जो कमाई है वो कम हो रही है, क्योंकि उस कमाई से जो सर्विस चार्जेस है, जो कई हिडन चार्जेस हैं, जो उनके खर्चे हैं, उससे वो पूर्ति होती थी, लेकिन सरकार ने मना कर दिया और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसकी वजह से उनकी जो कमाई है उसमें कमी आ रही है।